हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक वातावरण। इसमें सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर्यावरण में उन सभी तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जिनका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व पूंजी पर पड़ता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक वातावरण में व्यापारिक क्रियाओं पर अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक वातावरण को प्रभावित करने वाले तत्वों में आर्थिक वातावरण, कानूनी वातावरण, सामाजिक वातावरण, तकनीकी वातावरण जैसे तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। यह वातावरण परिवर्तनशील है क्योंकि इससे संबंधित तत्व बदलते वातावरण के अनुसार बदलते रहते हैं। यही कारण है कि समाज कोई भी व्यवसाय इसके प्रभाव से स्वतंत्र नहीं है। अब आते हैं कंपोनेंट्स और टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के घटक या प्रकार। इसमें सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट, आर्थिक वातावरण। अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को प्रभावित करने वाले तत्वों में से आर्थिक वातावरण तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। आर्थिक वातावरण में उन सभी आर्थिक घटकों जैसे आर्थिक दशाओं, आर्थिक नीतियों, आर्थिक व्यवस्था, व्यापार चक्र की अवस्था, विदेशी निवेश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO आदि अंतर्राष्ट्रीय समझौते आदि को शामिल किया जाता है जो व्यापार को प्रभावित करते हैं। नंबर 2 आता है राजनीतिक वातावरण। आज न केवल अपने देश का राजनीतिक सोच बल्कि विश्व के विकसित देशों की राजनीतिक उथल पुथल भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक वातावरण को प्रभावित करती है। राजनीतिक वातावरण में निम्न को शामिल करते हैं। नंबर फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण एक परिवर्तनशील वातावरण है जिसमें बहुत तेजी से परिवर्तन होता है और परिवर्तन देश की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करते हैं। नंबर सेकंड, घरेलू राजनीतिक वातावरण। अल्प विकसित देशों द्वारा अपने यहाँ बहुराष्ट्रीय निगमों के कार्य करने का विरोध किया जाता है क्यों उनकी यह सोच होती है कि बहुराष्ट्रीय निगम जो लाभ कमा रहे हैं वह अपने देश में प्रत्यावर्तन करते हैं। नंबर थर्ड आता है मूल देश का राजनीतिक वातावरण। बहुराष्ट्रीय निगमों पर उस देश का राजनीतिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है जहां ये निगम मुख्य रूप से स्थिर होते हैं। नंबर 3 आता है सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। व्यवसाय समाज का महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी स्तर के व्यापार पर सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का आशय धर्म, फैशन, शिक्षा, रुचि, भाषा, रीति रिवाज एवं प्रथाएं आदि से होता है। नंबर 4 आता है कानूनी वातावरण। कानूनी वातावरण से अभिप्राय विभिन्न नियमों, नीतियों व कानूनों से है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों या विदेशी व्यापार को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः प्रत्येक देश के अपने कुछ नियम व प्रतिबंध होते हैं जिनका पालन उस देश के व्यापारियों व बहुराष्ट्रीय नियमों को पालन करना पड़ता है। नंबर 5 आता है तकनीकी वातावरण। वर्तमान व्यापार को तकनीकी वातावरण सबसे अधिक प्रभावित करता है। यह तकनीकी का ही करिश्मा है कि हम घर बैठे विदेशों में व्यापार कर रहे हैं। नंबर 6 आता है अन्य तत्व। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक वातावरण को प्रभावित करने वाले उक्त तत्वों को अतिरिक्त भी विभिन्न देशों में घटित होने वाली घटनाएं भी वातावरण को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेंड्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, विश्व व्यापार की प्रवृत्तियाँ। इसमें सुनिए, विश्व व्यापार की प्रवृत्तियों का अध्ययन हम निम्न शीर्षकों में कर सकते हैं। नंबर 1, विश्व व्यापार की मात्रा। विश्व व्यापार की मात्रा वस्तुओं एवं सेवाओं को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2000 में 12.6% की दर से वृद्धि हुई, जबकि 1999 यह वृद्धि दर 5.4% थी। किंतु वर्ष 2001 में विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि दर ऋणात्मक 0.1% रही, जबकि 2007 व 2008 में विश्व व्यापार की मात्रा 7.1% व 5.6% की वृद्धि है। नंबर 2, विश्व के निर्यातों में वृद्धि। वर्ष 2000 में विश्व के निर्यात व्यापार बढ़कर $6,340 अरब अमेरिका हो गया, जबकि 2001 में यह घटकर $6,121 अरब अमेरिका थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विश्व के निर्यात व्यापार में बहुत वृद्धि हुई है। वर्ष 1950 में विश्व निर्यात केवल $55 बिलियन थे, जो वर्ष 2009 में बढ़कर $18,13,899 बिलियन हो गया। इस प्रकार पिछले 58 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय निर्यातों में 253 गुना की वृद्धि हुई है।
नंबर 3 आता है सेवाओं के विश्व व्यापार में वृद्धि। वर्तमान में विश्व व्यापार में न केवल वस्तुओं का ही विभिन्न देशों में आदान प्रदान होता है, बल्कि सेवाओं के क्षेत्र में भी तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। नंबर 4 आता है विश्व व्यापार में वस्तुओं का आयात। विश्व व्यापार में सबसे बड़ा आयातक देश अमेरिका है। इसका विश्व में कुल आयातों में हिस्सा 2007 में 14.3% था। भारत का 2007 में विश्व आयातों में क्रम 18वां है तथा इसका हिस्सा 1.5 था। नंबर 5 आता है विश्व व्यापार में वस्तुओं का निर्यात। विश्व व्यापार में सबसे बड़ा निर्यातक देश जर्मनी, जिसका वर्ष 2007 में विश्व निर्यात में कुल हिस्सा 9.5% था। भारत का निर्यात में हिस्सा 1.0% है और इसका स्थान 26वां है। नंबर 6 विश्व व्यापार ढांचा। कुछ समय पहले तक विश्व व्यापार में केवल साधारण वस्तुएं, कृषि उत्पादों, ईंधन, अयस्कों, वस्त्रों आदि का आयात निर्यात किया जाता था, किंतु वर्तमान में व्यापार के ढांचे में बहुत परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। विकासशील देशों की समस्याएं। विकासशील देशों को वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 तीव्र प्रतिस्पर्धा। वर्ष 2001 में अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले के कारण विकासशील देशों को अपने उत्पादों को बेचने में तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। नंबर 2 प्रतिकूल भुगतान संतुलन। विकासशील देशों की विश्व व्यापार से संबंधित एक मुख्य समस्या प्रतिकूल भुगतान संतुलन है। इसका कारण यह है कि इनके आयात निर्यातों की तुलना में अधिक होते हैं। प्रतिकूल की स्थिति में विकासशील देशों को विदेशों से ऋण लेना पड़ता है और फिर उस ऋण पर ब्याज देना पड़ता है। नंबर 3 प्रतिकूल व्यापार शर्तें। किसी देश के आयात और निर्यात में जिस दर पर विनिमय होता है उसे व्यापार की शर्तें कहते हैं। प्रतिकूल व्यापार शर्तें विकासशील देश के विश्व व्यापार के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। नंबर 4 पुरानी व पिछड़ी तकनीक। विकासशील देशों में विकसित देशों की तुलना में पुरानी और पिछड़ी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण के उत्पादन विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। नंबर 5 राशिपातन। राशिपातन का विकासशील देशों के विश्व व्यापार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इनके घरेलू उद्यम न केवल प्रभावित होते हैं बल्कि विश्व व्यापार में पिछड़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार का महत्व। इसमें सुनिए, विदेशी व्यापार का आशय एक दूसरे के साथ होने वाले व्यापार से लगाया जाता है। आज विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो आत्मनिर्भर हो। प्रत्येक देश अपनी आवश्यकता की वस्तुएं दूसरे देशों से मंगाता है और अपने यहाँ अतिरिक्त उत्पादित वस्तुओं को विदेशों में भेजता है। यही कारण है कि आज प्रत्येक देश के लिए विदेशी व्यापार का महत्व बढ़ता जा रहा है। नंबर 1 है औद्योगिकरण को प्रोत्साहन। एक विकासशील देश तीव्र औद्योगिकरण द्वारा आर्थिक विकास करना चाहता है, जबकि उसके पास वित्तीय साधनों, आधुनिक तकनीक, कच्चा माल आदि का अभाव होता है। अतः वह साधनों की पूर्ति विदेशों से आयात करके करता है। नंबर 2 राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। विकासशील देश विदेशी व्यापार के द्वारा अपने उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है। नंबर 3 निर्यात से आय व रोजगार में वृद्धि। किसी देश के निर्यातों में होने वाली लगातार वृद्धि उस देश के आर्थिक विकास की सूचक होती है। निर्यात बढ़ने से देश के उद्योग धंधे फलते फूलते हैं, इससे राष्ट्रीय आय बढ़ती है और रोजगार के नए अवसर अर्जित होते हैं। नंबर 4 आता है पूंजी निर्माण में सहायक। विकासशील देशों में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण बचत बहुत कम होती है। इन देशों में बचतों को बढ़ाने व उत्पादन की वृद्धि के लिए निर्यात में वृद्धि एक विकल्प है। नंबर 5 बाजार का विस्तार। विदेशी व्यापार के फलस्वरूप विकासशील देशों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की विदेशों में पहचान बनती है। इससे उनकी वस्तुओं का बाजार विस्तृत होता है तथा उनकी मांग बढ़ती है। अब आता है डिफेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। विदेशी व्यापार आर्थिक विकास में बाधक। विदेशी व्यापार के अल्प विकसित व विकासशील देश के आर्थिक विकास में प्रमुख बाधक तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1 असंतुलन विकास। विदेशी व्यापार के कारण अल्प विकसित विकासशील देशों का विकास उस क्षेत्र में तो होता है जहां निर्यात उद्योग स्थापित है। नंबर 2 लाभ की सीमित संभावना। अल्प विकसित व विकासशील देशों के विदेशी व्यापार से मिलने वाले लाभ की सीमित संभावना होती है, क्योंकि ऐसे देशों द्वारा प्राथमिक पदार्थों का निर्यात किया जाता है, जबकि विकसित देशों में प्राथमिक पदार्थों की मांग निरंतर कम हो रही है। नंबर 3 पूंजी निर्माण में कमी।
अल्पविकसित व विकासशील देशों को उन वस्तुओं का आयात बढ़ा है जिन वस्तुओं का इन देशों में उत्पादन नहीं होता। इस आयातित वस्तुओं की बढ़ती उपभोग प्रवृत्ति के कारण इन देशों के नागरिकों की बचत कम होती है, जिससे उनकी पूंजी निर्माण की गति भी धीमी है। नंबर 4, व्यापार की शर्तों का प्रतिकूल होना। विदेशी व्यापार में अल्पविकसित तथा विकासशील देशों की व्यापारिक शर्तें प्रतिकूल होने के कारण इन देशों के विकास पर इनका बुरा प्रभाव पड़ा है, जबकि विकासशील देश इसका लाभ उठाती हैं। इस प्रकार व्यापार की शर्तों का विकसित देश लाभ उठाते हैं, जबकि अल्पविकसित व विकासशील देशों को इससे हानि होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन कॉमन मार्केट, यूरोपीय साझा बाजार का संगठन। इसमें सुनिए, इस बाजार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक संगठन संरचना है जिसकी व्याख्या निम्न है। नंबर 1, यूरोपीय आर्थिक परिषद। यह यूरोपीय साझा बाजार की मुख्य प्रशासनिक संस्था है। इसका मुख्य कार्य दैनिक क्रियाकलापों संबंधी निर्णय लेना है, नियम बनाना है तथा उनका पालन करवाना है। इस परिषद में प्रत्येक सदस्य देश का एक प्रतिनिधि रहता है। नंबर 2, कार्यकारी आयोग। इसमें 9 सदस्य होते हैं जिनका मुख्य कार्य है संधि पत्र को क्रियान्वित करना, विशेष सदस्यों का अध्ययन करना और आर्थिक परिषद को इसके समाधान हेतु उपयुक्त सुझाव देना। नंबर 3, मौद्रिक समिति। यह एक परामर्शदायी समिति है जो सदस्य देशों के भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता के कारणों का अध्ययन कर उसे दूर करने के लिए सुझाव देती है। नंबर 4, यूरोपीय आर्थिक एवं सामाजिक समिति। यह भी परामर्शदायी समिति है जिसमें उद्योग, कृषि, फुटकर, व्यापार एवं श्रमिकों के प्रतिनिधि होते हैं। इसका कार्य क्षेत्र सीमित है। नंबर 5, यूरोपीय संसद। यह सदस्य देशों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित 198 सदस्यों की विधान सभा है जिसका मुख्य कार्य आवश्यक कानून बनाना होता है। नंबर 6, न्यायालय। यूरोपीय साझा बाजार का 7 सदस्यीय जजों का एक न्यायालय भी है जो सदस्य राष्ट्र के मध्य होने वाले झगड़ों का निपटारा करता है। अब आता है प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट्स ऑफ यूरोपियन कॉमन मार्केट, यूरोपीय साझा बाजार के प्रगति एवं उपलब्धियां। इसमें सुनिए, यूरोपियन साझा बाजार की प्रगति एवं उपलब्धियों को निम्न तथ्यों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। प्रशुल्क दरों को धीरे धीरे किए गए उन्मूलन से यूरोपियन साझा बाजार के देशों के आपसी व्यापार को बढ़ा दिया है। साझा बाजार के देशों में आपसी आयात उनकी कुल आयात का 1958 में 29.6% था, जो 2001 में बढ़कर 45% हो गया। नंबर 2, विशेष कोषों की स्थापना। साझा बाजार में यूरोपीय सामाजिक कोष तथा यूरोपीय विनियोग कोष को अनुच्छेद 3 में वर्णित उद्देश्य के अनुसार स्थापित किया गया है। यूरोपीय सामाजिक कोष का उपयोग प्रशुल्क की कटौती के कारण संरक्षित उद्योगों की अवनति होने पर छटनी, क्षुद्र मुद्रों श्रमिकों को अंतरिम काल में विशेषीकरण द्वारा सक्षम नहीं हो पुनः प्रशिक्षण व्यय में किया जाता है। नंबर 3 आता है कृषि नीति। जुलाई 1968 में कृषि के संबंध में सदस्य देशों की एक सामान्य कृषि नीति निर्माण पर जोर दिया गया, किंतु फ्रांस व जर्मनी के आर्थिक हितों में टकराव के कारण इस संबंध में वांछित सफलता नहीं मिली है। नंबर 4 आता है मौद्रिक संघ की स्थापना। सन 1968 से 69 के मौद्रिक संकटों के कारण 1969 में एक शीर्ष सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें साझा बाजार में आर्थिक एकीकरण के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ इसे मौद्रिक संघ के रूप में बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। नंबर 5, पूर्ण सीमा संघ। साझा बाजार एक पूर्ण सीमा संघ बन चुका है। सदस्य देशों के मध्य व्यापार पर सीमा शुल्क निर्धारित वर्ष से पूर्व अर्थात 1968 तक ही पूर्णतः समाप्त कर लिए गए हैं और बाहरी देशों के आयातों पर सामान्य प्रशुल्क दीवार खड़ी की गई है, किंतु कृषि के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।